नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। खास तौर पर जो चांदी के भाव में तेजी आई है, तो क्या कुछ हो सकता है। और सोना भी अगर हम बात करें तो पिछले 8 दिन में 5,000 रुपये से ज्यादा महंगा हो चुका है और चांदी 20,000 रुपये से ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो अब यहां से आगे भाव कहाँ तक जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपको भी और दर्शकों को भी। नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मैम, बैकग्राउंड में आपने सोना चांदी से डायरेक्ट करेंसी पे आ गए, क्या बात है। मतलब जो है गोल्ड और सिल्वर वैसे तो करेंसी ही है, गोल्ड को करेंसी ही माना जाता है। पर आपको क्या लग रहा है, इतनी तेजी के बाद जो है माहौल पूरा पलट चुका है। वीरेंद्र जी, ये तो रियल करेंसी की तरह यहाँ काम कर रही है। और एक चीज और बता दूं कि अब सिर्फ बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जितने प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड गए हैं, बैकग्राउंड में लगा के खुश हो सकते हैं। वीरेंद्र जी, थोड़े दिन पहले अगर बात कर रहे थे हम लोग, तो जितने भी एनालिस्ट थे उनकी ये यहाँ पे राय बन रही थी कि एटलीस्ट गोल्ड में जो हाई लग गया है वो लग गया है। अब 2025 में न्यू हाईज नहीं लगे और यहाँ से मार्केट स्टेबल होगी। लेकिन चांदी की यहाँ पे जो चमक थी वो कम नहीं हो रही थी। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो प्ले है पूरा 2025 तक बीत गया, हमको समराइज कर सकते हैं उस चीजों को। यहाँ पे हम लोगों ने पेपर वर्सेस फिजिकल ही यहाँ पे आता हुआ देखा है। और सबसे बड़ी बात है, जो इस बार का जो डेफिसिट है वो सबसे स्टीप डेफिसिट है, यानी कि सबसे ज्यादा 5 साल में तो हमने देखा है कि डिमांड बढ़ा है और सप्लाई साइड कम है। लेकिन इस बार की जो सप्लाई साइड है वो बहुत कम है। और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट हुई है, जो मतलब गेम हुआ है, जो ट्रेड हुआ है, ये आपको एलबीएमए, शंघाई और अपना सीएमई था। तो मेरे ख्याल से जो आर्बिट्राज पे हुआ गेम वो बहुत बढ़िया था और बहुत स्टीप था यहाँ पे। अब यहाँ पे वीरेंद्र जी वापस चांदी आ रही है, एलबीएमए भी आ रही है, लेकिन वहां पे अभी भी डेफिसिट बना हुआ है। और एक चीज बहुत जानकारी वाली यहाँ पे मिली, जितना भी एलबीएमए में यहाँ पे आपको चांदी है, 80% कहते हैं कि वो ईटीएफ टाइड है, यानी कि वो फ्री चांदी नहीं है। सिर्फ 20% हम डिलीवरी के लिए दे सकते हैं, बाकी डिलीवरी के लिए बाहर नहीं आ सकती। तो इन सब माहौल में मुझे लग रहा है कि चांदी को एक नया हाई मिलता हुआ नजर आया। और वैसे में ही हमें ये भी न्यूज मिली कि जो डेफिसिट है 5 साल बढ़ रहा है। और साथ में सेंट्रल बैंक की जो बाइंग थी वो भी यहाँ बढ़ती चली गई चांदी की। गोल्ड में तो ये कर ही रहे थे, चांदी में भी इन्होंने बाइंग शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल से लेटर ऑन यहाँ पे रिटेलर्स ने भी ज्वाइन करा एटीएफ बाइंग को लेके, काफी अग्रेसिव। वो हमारी इंडियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बाइंग हुई है। तो मेरे ख्याल से इससे समीकरण यहाँ पे चेंज हुआ है। और ऑप्शन डेटा यहाँ पे बता रहे हैं वीरेंद्र जी की लास्ट लेग ऑफ 2025 में भी, जब क्या जनरली क्या होता है कि पोजीशन वाइंड अप होती है, हेज फंड्स पोजीशन को वाइंड अप करते हैं, वो एक वेकेशन मोड में आते हैं। लेकिन चांदी के मामले में वो वेकेशन मोड में नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरह से बिटकॉइन में भी पैसा गया है, इक्विटी में भी एक सेलिंग आ रही है, तो ये चांदी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती रह गई। जी मैम, मुझे तो लगता है कि 10 दिसंबर को फेड की बैठक है, वहां तक सारे फंड मैनेजर्स वेट कर रहे हैं कि फेड क्या कुछ करने वाला है। और उसके बाद सारा पिक्चर हो सकता है क्लियर हो पाए कि चलिए अब हमको आगे का अगले साल का सिनारियो भी मिल जाएगा और इस साल लास्ट तक होते होते जो उनके कैलकुलेशंस हैं वो सही बैठ रहे नहीं बैठ रहे। तो 10 दिसंबर को आपको क्या लगता है, फेड रेट कट करेगा या ये जो तेजी बनी है अब ये एक्सपेक्टेशन हो चुका है और मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर लिया है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है दरों में कटौती करेगा और इसी वजह से तेजी देखने को मिल रही खासतौर पे सोने में। यहाँ पे वीरेंद्र जी एक चीज मैंने देखा है कि इसमें जो वॉलेटिलिटी आई थी 10 दिसंबर वाले में, ऐसा ये हिस्टोरिक था। पहले तो 90% आ गया था लास्ट टाइम जब अक्टूबर में रेट कट हुआ था, कि 90% था कि फेब्रवरी दिसंबर में भी एक रेट कट होगा। उसके बाद ये डाउन आके 90 से 25% आया, 25 से 45 फिर बढ़ा कि नहीं रेट कट हो सकता है। अब ये 85 से ऊपर है। मेरे ख्याल से मार्केट ने इस पे सबसे तेजी से रिएक्ट करा है। जब लास्ट वीक जब गवर्नर्स की यहाँ पे स्पीचेस आ रही थी और एक एक स्टेट से आ रही थी और उन्होंने सपोर्ट करना शुरू करा कि नहीं एक रेट कट बनता है, वहां पे आपने बिल्कुल देखा होगा कि सबसे ज्यादा चांदी में और गोल्ड में यहाँ पे तेजी आई थी। तो मैं कहूंगी कि नियर टर्म सबसे शार्प ट्रिगर कौन था चांदी और गोल्ड के लिए, वो यहाँ पे फेड की मीटिंग थी। और ये मानना था कि जो 25% से हम 85% प्रोबेबिलिटी में आए कि रेट कट होगा, उसने सबसे ज्यादा तेजी दी। मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी उसका एक हिस्सा यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्काउंट हो चुका है। और जब 10 दिसंबर को होगा कि चांदी मतलब रेट कट हो रहे हैं, उस पे चांदी सोना हो सकता है कि बहुत रिएक्ट ना करे, रिएक्शन उससे पहले आए।
60-70% मुझे लगता है रिएक्शन पहले आ रहा है, 20-30% उस समय आएगा। लेकिन एक ट्रिगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वीरेंद्र जी, कि उस समय उनकी स्टेटमेंट क्या होती है 2026 के फर्स्ट हाफ के लिए, क्योंकि वो पहले तो फर्स्ट हाफ के लिए बोलेंगे, फिर वो सेकेंड हाफ के लिए बोलेंगे, और ये सबसे लास्ट महीना है अपना 2025 का। तो जो वो नरेशन देंगे आगे के लिए फर्स्ट हाफ के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे ख्याल से इस पर रेट कट डिस्काउंटेड है यहाँ पे, कि एक रेट कट होना चाहिए। 60-70% तक आप डिस्काउंटेड मांग के हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज की बढ़ गई है। अगर नहीं होता तो बहुत बड़ा आश्चर्यजनक फैसला होगा, और वहां पे हम एक स्टीप फॉल आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। नहीं तो प्राइसेस ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टेबल हो सकती है। और मैम खरीदने वाले फिर से चूक गए, बस सोचते ही रह गए, भाव देखते ही रह गए। जब नीचे आया तो उन्होंने सोचा कि और नीचे आएगा और नीचे आएगा, अभी वेट करो, और फिर से भाव ने जब पलटी मारी, और जब अचानक से 8-10 हज़ार रुपए भाव ऊपर हो जाता है, तब लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो इतना तेज हो गया, हमने तो खरीदा ही नहीं, चलो मार्केट में खरीदने चलते हैं, या अब यहाँ से भाव कैसे होंगे। तो जो रिटेल निवेशक की जो मानसिकता है, या जो रिटेल जो छोटा निवेशक है, उसकी मानसिकता जो है, उसकी जो साइकोलॉजी है, मुझे आप ये बताइए उसको कैसे अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना चाहिए समय के साथ, कि और हमेशा जो जब जो नुकसान झेलता है वो वही व्यक्ति झेलता है। वीरेंद्र जी, एक चीज आप ध्यान देंगे, आपके शो में हमेशा मैंने कहा कि एक पॉइंट को नहीं ध्यान में रखिए, आप एक रेंज को पकड़ के चलिए। आप एक रेंज पकड़ के चलेंगे तो आपको मतलब ठीक रहेगा। मैंने कहा था कि हमेशा फेज वाइज यहाँ पे खरीदारी करिए। आपको लग रहा है कि आपको बाजार में पता चला कि 1,55,000 से 50,000 आएगा, आप 55 पे भी खरीदारी करिए, 53 पे भी खरीदारी करिए, आप 50 पे भी खरीदारी करिए, मतलब 1,50,000 से लेके 1,55,000 के बीच में। हम जब जिद पे आते हैं ना कि 1,50,000 आएगा तो ही खरीदेंगे, और मार्केट 1,51 से मूव हो जाती है ना, वो जिद हमारी यहाँ पे मार्केट में वो होती है, खराब होती है। और मार्केट में जिद या ईगो हमें बिल्कुल नहीं चलना, या ये एक्सपेक्टेशन लेके कि हमारे पोजीशन के फेवर में आ जाएगी मार्केट। तो मेरे ख्याल से वो आप रेंज में यहाँ पे लीजिए, और फेज वाइज मैनर में आप लीजिए, खासकर जब आप फिजिकल खरीद रहे हैं। या ईटीएफ में तो मैंने एसआईपी के जरिए कहा था कि आप एसआईपी की तरह हर महीने कुछ ना कुछ लगाते रहिए। बल्क बाइंग के लिए आप हो जाइए, अगर बहुत शार्प करेक्शन आता है बल्क बाइंग भले ही कर लीजिए, लेकिन एसआईपी की तरह आप म्यूचुअल फंड जैसे कर रहे हैं वैसे आपको यहाँ पे मंथली यहाँ पे करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है वीरेंद्र जी की मार्केट जो है अब तो हायर हाइज लगा चुकी है, तो अब हमें वो लेवल भूल जाना होगा फिर से कि 1,55,000 या 1,50,000 वाला लेवल भूल जाना होगा। मुझे तो लग रहा है कि अब यहाँ पे 1,70 से लेके 1,65 के बीच में भी आ जाए तो बाइंग करनी चाहिए। अब आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी है, लेकिन अब आपको 1,65,000 या 70,000 मिल रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। वहां पे आप बाइंग जो है वो करते रहे, वो आपको रिटर्न देता रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान है कि रहना चाहिए कि ये जो प्राइसेस है एक लंबा आपको रेंज बनाएगा, 1,70 से लेके 1,60 तक का रेंज बनाएगा। उस रेंज में आपको बाइंग करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा फॉल आने पे, मतलब बहुत ज्यादा क्या, मतलब 3-4 हजार फॉल आए तो आप पैनिक भी मत होइए, क्योंकि हर फॉल पे हम लोगों ने रिवर्सल आता हुआ देखा है। गोल्ड में मैम, मुझे मतलब मैं आप मुझे आप ये समझाइए, जो व्यक्ति ने खरीदने का अभी भी मन नहीं बनाया, और वो अभी भी ये सोच रहा है कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, क्या करूं, कब खरीदूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं भाव रोज देखते हैं, पर जो डिसीजन लेना है कि कब खरीदना है उसमें थोड़ा वो गड़बड़ कर देते, गड़बड़ इन द सेंस कि विचार करते, किसी से पूछते हैं, फिर कोई बताता है कि अभी खरीदो अभी मत खरीदो, या वो डिलेमा में रह जाते हैं। जैसे लास्ट वीक मैं आपको बताऊं, लास्ट एक वीक में 20,000 चांदी और सोना 5,000, जिसको पिछले महीने जिसने सोचा होगा उसने नहीं खरीदा, और आज वो भाव देखेगा तो उसके मन में होता है कि क्या करूं अब मैं। बिल्कुल, इतना फिल कैंडल और इतना हायर साइड तो बनता नहीं था वीरेंद्र जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि पहले के और अब में अंतर है ज्वेलर्स के पास। पहले आप क्या होता था, फिजिकली जाते थे और तब आप खरीदते थे। अब आप ऑन फोन भी यहाँ पे प्राइस बुक कर सकते हैं। कुछ डिजिटल, मतलब हमने पेमेंट कर दिया और हमने अपना प्राइस लॉक कर दिया। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि आलस में रह जाते कि ठीक है सैटरडे संडे आएगा तो जाएंगे, छुट्टी वाले दिन जाएंगे, साथ में जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, कोई मनपसंद लोग हैं उनके साथ जाके डिजाइन पसंद करेंगे। ईटीएफ में तो आप 3.5 तक कभी भी आप खरीद लीजिए, आपको एक टिक अवे है, आप मतलब कि फोन पे खरीद सकते हैं, उसमें तो आपको आलस करना ही नहीं चाहिए। जब आप फिजिकल में है, आप ज्यादातर हमारे क्या होते हैं ना कि ट्रेडिशनल ज्वेलर्स होते हैं, वो हमें जनरेशन से जानते हैं। आप ऑन फोन थोड़ा सा एडवांस देके प्राइस को बुक कर लीजिए, और जब आपको लगता है कि ठीक है भैया अब हमें सहूलियत है, आप 2-3 दिन बाद जाके अपना
सौदा जो है वो कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी है, उसको भी आप इस्तेमाल करिए। और यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना होगा, क्योंकि वीरेंद्र जी देखा जाए तो जो कल 9,000 10,000 की मूव आई थी फ्राइडे को चांदी में, कुछ साल पहले वो पूरे साल की मूव होती थी। मतलब 10,000 पूरे साल में बढ़ती थी, और अब वो एक दिन में बढ़ रही है। तो हमें भी उसी हिसाब से एक्टिव होना पड़ेगा, जिस तरीके से मार्केट मतलब एक्टिव हो रही है, हमें भी वैसे ही एक्टिव डिसीजन लेना होगा। तो अब चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि पहले साल भर में 10,000 का लेवल आता था, एक मूवमेंट आती थी चांदी की, जब ईयरली चार्ट हम लोग बनाते थे ना, तो 10,000 की मूवमेंट आती थी, वो आपको एक दिन में बन रहा है। तो आपका डिसीजन फास्ट यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जी मैम, अब मुझे बताइए कि अभी क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि अब तो साल अंत हो रहा है, आज दिसंबर की शुरुआत है। आपको क्या लग रहा है अभी सोना और चांदी किस दिशा में जाएगा? कुछ आप हमें बता सकें ताकि लोगों को एक डायरेक्शन मिले। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि अभी तो सबसे ज्यादा मैं मैक्सिमम फॉल बताना चाहूंगी जो मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे वीडियो इसलिए भी देख रहे होंगे कि उन्हें नीचे का लेवल मिले और वो बाइंग के लिए मतलब सही हो। ये मुझे लग रहा है कि 1,24,200 से ज्यादा या 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप मैक्सिमम मान के चलिए 2025, क्योंकि सिर्फ एक महीना रह गया है। अपसाइड की बात है, 10 दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। कोई करेक्शन आएगा तो 10 दिसंबर के बाद आना चाहिए। और वहां पे अपसाइड कितना आ सकता है, तो मुझे लग रहा है कि 1,30,000 से 1,32,000 आ सकता है। जिनको इमरजेंसी है वो यहाँ भी खरीद सकते हैं, जो वेट कर सकते हैं वो मुझे लग रहा है कि जो इस महीने का सेकेंड हाफ होगा उसमें एक करेक्शन आ सकता है, वहां पे 1,25,000 24,000 का लेवल आएगा, वहां पे गोल्ड खरीद सकते हैं। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में क्लियरली मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब अपसाइड आ गया है, और आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है। लेकिन बेहतर लेवल जो आपको बाइंग का रहेगा वो करीब करीब 1,60,000 65,000 रहेगा। और अपसाइड सिल्वर में अब है, और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी 1,85,000 1,90,000 देखने के लिए तैयार है। 2 लाख में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल, इतने बड़े लेवल को बीट करने से पहले मार्केट जो है अप डाउन दोनों मूव दिखाती है। तो 185 के लिए तैयार दिख रही है चांदी, लेकिन डाउन साइड में 2025 में रिमेनिंग में एक बार 1,65,000 आना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट के क्या लेवल है मैम? इंटरनेशनल मार्केट के लेवल बड़े डराने वाले हैं वीरेंद्र जी। मैंने ऑप्शन डेटा देखा था, वहां पे रेफर किया था, $60 का भी बन रहा है। 60 के बाद आपको इनफैक्ट $65 पे भी पोजीशंस है, और लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे $80 पे भी पोजीशंस को बना रहे हैं। लेकिन हमें $80 पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म का सोच के चलना चाहिए, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि ये वही कमोडिटी है जो 90% 70% गिरती है। तो एटलीस्ट मैं 90% 70% के पक्ष में कभी भी नहीं थी, क्योंकि इस बार इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये स्पेकुलेटिव कमोडिटी नहीं है, ये एक ऐसी कमोडिटी है जो अपना सोना के लिए मतलब मोहताज है कि सोना चलेगा तो मैं चलूंगी, या बेस मेटल चलेगा तो मैं चलूंगी। ये इसकी अपनी चाल है, और अपनी चाल के अनुसार मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें मैक्सिमम 10-15% का एक फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, जब क्रैश हो या बहुत निगेटिव न्यूज हो। लेकिन $80 को फिर भी आप यहाँ पे ट्रैक न करें, सिर्फ 65 $67 को ट्रैक करके यहाँ पे चलिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और कोई चीज़ ऐसी बताना चाहते हैं जो हमारे से छूट गई है? मैं ये बताना चाहूंगी वीरेंद्र जी की आयनार में बड़ी मूव आती है। आईएनआर में मैंने पिछले मतलब 20 सालों का देखा था। तो मैं रेफर करती हूँ डेटा को। इससे पता चलता है कि जितना मतलब कि हमारा डॉलर टर्म्स में रिटर्न नहीं आता है, उससे ज्यादा रिटर्न हमारा आ जाता है। चौंकाने वाला डेटा है। अगर आप चांदी की ही यहाँ पे बात करेंगे तो 20 साल में रिटर्न 565% का है, 20 साल में चांदी का। लेकिन अगर आप 20 साल में आईएनआर में देखेंगे, ये रिटर्न आपको करीब करीब 1,200% का रिटर्न है। ये 600 650% का रिटर्न है ना, ये डी वैल्यूएशन है आईएनआर का। तो जब भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड करिए तो आईएनआर को देखते हुए ट्रेड करिएगा, और इसकी मूवमेंट को ध्यान रखिएगा। पिछले हफ्ते ही की बात है, चांदी यहाँ पे 12% बढ़ी थी, और कॉमिक्स में 15% का फॉल था, मतलब अपसाइड था। तो वहां पे आईएनआर करेंसी लोडिंग मतलब की वो है, मतलब अदर एक्सपेंसेस है, वो सारा कुछ देखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड करिएगा, तो आपकी जो पकड़ है ट्रेड पे वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। और तब आप मतलब क्लूलेस नहीं होइएगा कि ये मार्केट कॉमिक्स आ जैसा है, एमसीएक्स ऐसा क्यों ट्रेड कर रहा है। जैसे ही आपको लगे, सबसे पहले आप एक बारी आईएनआर को जरूर रेफर करिए और डॉलर इंडेक्स को। जी मैम, धन्यवाद। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी जी, मेरी कोई यहाँ पे पोजीशंस नहीं होती है, लेकिन मेरे सलाह पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है।
दोस्तों, और ये वीडियो हमने जानकारी के लिए पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा, और स्टॉप लॉस भी लगाकर चलिएगा। थैंक यू सो मच मैम।